नमस्कार। मई 2026 के सबसे जरूरी और बड़े सरकारी नौकरी और एडमिशन अपडेट्स के इस खास एनालिसिस में सभी उम्मीदवारों का स्वागत है। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कई बड़े अवसर सामने आए हैं। ये मौके करियर को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए बिना किसी देरी के हर एक डिटेल को ध्यान से समझना शुरू करते हैं। आज हम सीधा काम की बात करेंगे। बैंकिंग सेक्टर से लेकर बिहार पुलिस, एमपी के हेल्थ डिपार्टमेंट और यूजीसी नेट तक सब कुछ इस एजेंडे में कवर होने वाला है। साथ ही फीस, अप्लाई करने का सही तरीका और सबसे अहम डेडलाइंस। तो चलिए इस रोड मैप पर आगे बढ़ते हैं। 1186, जी हाँ 1186 इस बार के भर्ती चक्र में उपलब्ध प्रशासनिक पदों की ये आधिकारिक और संशोधित संख्या है। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि ये वो सटीक लक्ष्य है जिस पर हर गंभीर उम्मीदवार की नजरें गड़ी होनी चाहिए। अब कुछ लोगों को शायद 1230 पदों की पुरानी अधिसूचना याद हो, लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एक अहम बदलाव हुआ है। 44 गन्ना अधिकारी पदों को अब हटा दिया गया है, क्योंकि उनके लिए अलग नियम लागू होते हैं। तो फोकस पूरी तरह से इन 1186 पदों पर ही होना चाहिए। और समय की बात करें तो एक एक दिन कीमती है। आवेदन 7 मई से शुरू हो चुके हैं और ये फॉर्म भरने की विंडो 31 मई को बंद हो जाएगी। लेकिन कैलेंडर में जो तारीख अभी लाल रंग से मार्क करनी है वो है 26 जुलाई 2026, हमारे प्रीलिम्स का दिन। तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। फॉर्म भरने से पहले आयु सीमा को समझना बहुत जरूरी है। अनारक्षित श्रेणी के पुरुषों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष है, जबकि महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए यह 40 वर्ष तय की गई है। वहीं एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 42 वर्ष है। लेकिन सबसे अहम बात, आयु की गणना 1 अगस्त 2026 को कट ऑफ तारीख मानकर ही करनी है। आयोग की फीस संरचना इस बार थोड़ी दिलचस्प है। हर परीक्षा के लिए मानक शुल्क 100 रुपए है, लेकिन यहाँ एक कैच है। अगर ऑनलाइन फॉर्म में आधार नंबर नहीं भरा जाता है तो आयोग प्रति परीक्षा 200 रुपए का भारी भरकम बायोमेट्रिक जुर्माना लगाता है। तो स्मार्ट कदम यही है कि आधार विवरण बिल्कुल तैयार रखा जाए। अब बात करते हैं परीक्षा के पैटर्न की। इस महासंग्राम को जीतने के लिए 3 कड़े चरणों से गुजरना होगा। पहली है प्रारंभिक स्क्रीनिंग यानी प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस का वर्णनात्मक चरण और तीसरा है व्यक्तित्व परीक्षण। इन तीनों में महारत हासिल किए बिना बात नहीं बनेगी। अब आते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, प्रीलिम्स की रणनीति। ये 150 अंकों की वो पहली छलनी है जिसे पार करना ही होगा। प्रीलिम्स में ऑप्शन ई का नियम किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। अगर कोई सवाल बिल्कुल नहीं आता और उसे छोड़ना है तो ओएमआर शीट पर ई विकल्प भरना अनिवार्य है। अगर गोला खाली छोड़ा तो नेगेटिव मार्किंग का शिकार होना तय है। ये नियम अनिर्णय की स्थिति को दंडित करने के लिए ही बनाया गया है। और ये पेनाल्टी कोई छोटी मोटी नहीं है। हर गलत उत्तर या ऑप्शन ई न चुनने पर सीधे 1/3 अंक कट जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि अब आंख बंद करके तुक्के मारने का जमाना गया। हर हाल में ज्यादा से ज्यादा सवाल हल करने के बजाय अपनी सटीकता यानी एक्यूरेसी पर फोकस करना होगा। तो सवाल उठता है कि पढ़ें क्या? एक प्रभावी अध्ययन योजना के लिए कुछ खास विषयों को लगातार टारगेट करना होगा। भारत और विशेषकर बिहार का इतिहास, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इसके अलावा राजनीति और अर्थव्यवस्था जैसे विषयों के साथ साथ बिहार की भौगोलिक स्थिति को गहराई से समझना होगा। यही सफलता की असली कुंजी है। नॉलेज के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी उतना ही अहम है। 120 मिनट में 150 सवाल। इसका मतलब है कि एक सवाल के लिए औसतन सिर्फ 48 सेकंड मिलते हैं। ये पूरी तरह से स्पीड का खेल है। किसी भी मुश्किल सवाल पर अटकना नहीं है, तुरंत फैसला लेना है और अगर छोड़ना है तो ई विकल्प चुनकर झट से आगे बढ़ जाना है। घड़ी से नजर हटी, दुर्घटना घटी। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद रणनीति पूरी तरह बदल जानी चाहिए। इसलिए हमारा चौथा भाग है मेंस का स्टडी प्लान यानी वर्णनात्मक चरण की तैयारी। ये 900 अंकों का एक बड़ा कुरुक्षेत्र है। इसमें सामान्य हिंदी 100 अंकों की है, लेकिन राहत की बात यह है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। असली मुकाबला सामान्य अध्ययन, पेपर 1, पेपर 2 और निबंध में है, जो हर एक 300 अंकों का है। मेरिट लिस्ट में जगह बनानी है तो इन तीनों पेपर्स पर जबरदस्त पकड़ बनानी ही होगी। मेंस के लिए सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, लगातार लिखने की आदत डालनी होगी। 3 घंटे बिना रुके लिखने का स्टैमिना बनाना होगा।
उत्तरों को छोटे पैराग्राफ और स्पष्ट शीर्षकों के साथ लिखना होगा। और हाँ, तेजी से लिखना है, लेकिन ऐसा कि एग्जामिनर पढ़ भी सके। राजनीति, अर्थव्यवस्था और इतिहास की गहराई में जाना होगा और जटिल विचारों को कम से कम शब्दों में समेटने का अभ्यास रोज करना होगा। अब आते हैं हमारे विश्लेषण के 5वें और आखिरी पड़ाव पर, द फाइनल फ्रंटियर। इसमें हम ऑप्शनल विषय और इंटरव्यू की बारीकियां समझेंगे। वैकल्पिक विषयों के मामले में आयोग ने एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव किया है। अब ऑप्शनल पेपर पूरी तरह से क्वालिफाइंग हो गए हैं। इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा और 100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। पहले ये विषय मेरिट तय करते थे, लेकिन अब ये सिर्फ एक ऐसी बाधा है जिसे बस किसी तरह पार करना है। इस बाधा को पार करने के लिए कुछ जनसांख्यिकीय सीमाएं तय की गई हैं। सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 40 अंक लाना जरूरी है। पिछड़े वर्गों के लिए यह सीमा 36.5 है, अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए 34 है और SC, ST, महिलाओं तथा दिव्यांगों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 32 हैं। इन वस्तुनिष्ठ पेपर्स में अर्हता प्राप्त करने के लिए इन आंकड़ों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। अंत में आता है 120 अंकों का व्यक्तित्व परीक्षण यानी इंटरव्यू। ये आमने सामने बैठकर दिमागी क्षमता, दबाव सहने की ताकत और प्रशासन चलाने की काबिलियत का मूल्यांकन है। ये कोई किताबी टेस्ट नहीं है, बल्कि ये एक प्रशासक के रूप में पूरे व्यक्तित्व और नजरिए की एक गहरी परीक्षा है। इस पूरी तैयारी के दौरान आयोग की आधिकारिक अधिसूचना की ये एक लाइन हमेशा याद रखनी चाहिए। न्यूनतम शब्दों में संगठित, संक्षिप्त और प्रभावी ढंग से व्यक्त किए गए उत्तरों को ही श्रेय दिया जाएगा। बस यही तैयारी का मूल मंत्र होना चाहिए। कम लिखें, लेकिन एकदम सटीक लिखें। तो क्या इस सटीक रोड मैप पर पूरी ईमानदारी से चलकर बिहार के उन 1,01,886 प्रशासकों में अपनी जगह पक्की की जा सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल। रणनीति और खाका एकदम स्पष्ट है। अब सब कुछ अनुशासन, लगातार अभ्यास और सही समय पर सही फैसले लेने पर निर्भर करता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 11,127। जी हाँ, CEN 01/2026 के तहत पूरे भारत के अलग अलग रेलवे जोन्स में असिस्टेंट लोको पायलट की 11,127 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इतनी बड़ी संख्या में पदों का आना सच में एक सुनहरा मौका है, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं और रेलवे में अपना एक पक्का भविष्य देखते हैं। और सुनिए, ये मौका सिर्फ वैकेंसी की संख्या तक सीमित नहीं है। 7वें वेतन आयोग के तहत ये पद पे लेवल 2 में आता है, जहां शुरुआती बेसिक सैलरी 19,900 रुपए है। लेकिन असली अट्रैक्शन ये बेसिक पे नहीं है, बल्कि इसके साथ मिलने वाले ढेरों भत्ते हैं, जैसे DNS अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और सबसे खास रनिंग अलाउंस। कुल मिलाकर ये जॉब करियर की गजब की स्टेबिलिटी और शानदार आर्थिक सुरक्षा की पूरी गारंटी देती है। सबसे पहले ये तारीखें तो आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस 15 मई 2026 से शुरू हो चुका है। फॉर्म सबमिट करने की एकदम आखिरी तारीख 14 जून 2026 रात 11:59 तक है। और हाँ, फीस पेमेंट के लिए 16 जून तक का ही समय है। इन तारीखों को मिस करने का मतलब है रेस से सीधा बाहर। इसलिए लास्ट मिनट रश का इंतजार किए बिना आज ही रजिस्ट्रेशन पूरा करना सबसे समझदारी का काम है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल और अन्य कैंडिडेट्स के लिए फीस 500 रुपए है, जबकि SC, ST, महिलाओं और माइनॉरिटीज के लिए ये सिर्फ 250 रुपए है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि रेलवे एक रिफंड पॉलिसी भी देता है। लेकिन ध्यान रहे, ये रिफंड तभी मिलेगा जब कैंडिडेट CBT 1 परीक्षा देने एग्जाम सेंटर जाएगा। परीक्षा देने पर जनरल वालों को 400 रुपए और आरक्षित वर्गों को पूरे 250 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। है ना बढ़िया? लेकिन रुकिए, सावधान। हर साल हजारों फॉर्म बहुत ही छोटी छोटी गलतियों की वजह से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। सबसे बड़ी गलती, अलग अलग RRB जोन्स में एक से ज्यादा फॉर्म भरना। इसका अंजाम है सीधा डिस्क्वालिफिकेशन। इसके अलावा ALP के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना एकदम अनिवार्य है। मतलब अगर किसी ने लेसिक सर्जरी कराई है तो वो बिल्कुल योग्य नहीं है। साथ ही 10वीं के बाद ITI या इंजीनियरिंग डिप्लोमा जैसी स्पेसिफिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन का ना होना भी फॉर्म रिजेक्ट होने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। उम्र सीमा को लेकर भी नियम बेहद सख्त हैं। 1 जुलाई 2026 को उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल ही होनी चाहिए। हालांकि
सरकारी नियमों के अनुसार रिजर्व कैटेगरी जैसे ओबीसी को 3 साल और SC/ST को 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है। लेकिन ये नियम पत्थर की लकीर हैं। जन्मतिथि का मिलान स्ट्रिक्टली 10वीं के सर्टिफिकेट से ही किया जाएगा। चलिए मान लीजिए कि आपका फाउंडेशन सुरक्षित हो गया और फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। अब अगला पड़ाव है सेक्शन 3 सर्वाइविंग CBT 1। ये इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का पहला और सबसे बड़ा स्क्रीनिंग टेस्ट है। मजे की बात यह है कि ये टेस्ट नॉलेज से कहीं ज्यादा आपकी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट की परीक्षा लेता है। जरा इमेजिन कीजिए, सिर्फ 60 मिनट और सामने 75 सवाल। ऐसे में एक बहुत ही क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक सवाल उठता है, इतने कम समय के दबाव में क्या तुक्के मारना यानी गैसिंग करना एक अच्छी रणनीति है? अक्सर कैंडिडेट्स अंदाजा लगाकर सारे सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या ये रिस्क लेना सही है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। CBT 1 में 1/3 यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग का नियम लागू है। यह किसी खतरनाक जाल से कम नहीं है दोस्तों। हर गलत जवाब पर सही जवाब से भी नंबर कटेंगे। इसलिए इस स्टेज में कंप्लीशन से ज्यादा जरूरी एक्यूरेसी है। अगर सिर्फ अंदाजा लगाकर सवाल सॉल्व किए गए तो ओवरऑल स्कोर इतनी तेजी से गिरेगा कि पता भी नहीं चलेगा। जो आता है सिर्फ वही करना सबसे सुरक्षित रणनीति है। अगर CBT 1 की अग्नि परीक्षा पास कर ली तो रणनीति को पूरी तरह बदलना पड़ता है। यहीं आता है हमारा सेक्शन 4 द टेक्निकल ट्रांजिशन। CBT 2 का पूरा ढांचा CBT 1 से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। CBT 2 को 2 हिस्सों में बांटा गया है, पार्ट A और पार्ट B, और इन दोनों को क्लियर करने का लॉजिक बिल्कुल अलग है। पार्ट A में 90 मिनट में 100 सवाल हल करने होते हैं और यही वो हिस्सा है जो फाइनल मेरिट लिस्ट तय करता है। मतलब यहां हर एक नंबर के लिए खून पसीना एक करना है। वहीं दूसरी तरफ पार्ट B में 60 मिनट में 75 सवाल होते हैं जो सिर्फ ट्रेड क्वालिफाइंग है, यानी यहां सिर्फ पास होने लायक मिनिमम 35% नंबर लाने हैं। अब यहाँ इस क्वालिफाइंग पेपर का कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है। पार्ट बी पूरी तरह से टेक्निकल ट्रेड पर आधारित है। इसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में बिल्कुल नहीं जुड़ते। लेकिन कैच यहाँ है, अगर इस पार्ट बी में 35% का अनिवार्य स्कोर नहीं आया तो पार्ट ए में चाहे 100 में से 100 नंबर ही क्यों ना हो, तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और याद रहे, इस 35% के नियम में किसी भी कैटेगरी को कोई छूट नहीं मिलती। अब हम इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, सेक्शन 5 द मेरिट लिस्ट ब्लूप्रिंट। आखिर फाइनल सिलेक्शन कैलकुलेट कैसे होता है? मेहनत का सबसे ज्यादा रिटर्न पाने के लिए फोकस कहां होना चाहिए? आइए इस पूरे गणित को सुलझाते हैं। CBT 2 का पार्ट ए ही असली गेम चेंजर है। इसमें मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इन विषयों का वेटेज सबसे ज्यादा है। खास तौर पर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, जिसमें वर्क, पावर, एनर्जी, इंजीनियरिंग ड्राइंग और सेफ्टी जैसे टॉपिक्स आते हैं। यही वो सब्जेक्ट्स हैं जो मेरिट लिस्ट में रैंक को आसमान पर ले जा सकते हैं। इस हिस्से पर सबसे ज्यादा समय और ऊर्जा लगानी ही होगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आखिर बनती कैसे है? बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। फाइनल स्कोर में 70% वेटेज CBT 2 के पार्ट ए के मार्क्स को दिया जाता है और बाकी का 30% वेटेज CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट को मिलता है, जिसे साइको टेस्ट भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पार्ट ए की थ्योरी और एप्टीट्यूड टेस्ट का बेहतरीन तालमेल ही सिलेक्शन की इकलौती चाबी है। चलिए अब इस पूरी भर्ती यात्रा को एक फुल प्रूफ 4 स्टेप स्ट्रेटेजी में समेट लेते हैं। स्टेप 1, बिना किसी मेडिकल या एजुकेशनल गलती के एकदम सही फॉर्म भरें। स्टेप 2, नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए फुल एक्यूरेसी के साथ CBT 1 को सर्वाइव करें। स्टेप 3, CBT 2 के पार्ट ए में हाई वेटेज वाले विषयों पर अपना दबदबा बनाएं। और स्टेप 4, पार्ट बी में हर हाल में 35% पासिंग मार्क्स को सुरक्षित करें। बस ये 4 कदम। इस विश्लेषण को एक बहुत ही सटीक विचार के साथ समाप्त करते हैं। CBT 1 में एक्यूरेसी एक ढाल है, लेकिन पार्ट ए में एक सटीक रणनीति ही करियर बनाती है। इस पूरे रोड मैप के साथ RRB ALP 2026 की परीक्षा क्रैक करने का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। RBI ने ग्रेड बी ऑफिसर की 60 बेहतरीन वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्र 21 से 30 साल होनी चाहिए। और इसी के साथ बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन यानी BPSSC ने भी हवलदार इंस्ट्रक्टर के 122 पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिए हैं। ये दोनों ही मौके अपने आप में बहुत शानदार हैं। अब देखिए, RBI ग्रेड बी कोई आम नौकरी नहीं है, इसलिए इनकी डिमांड भी सख्त है। ग्रेजुएशन में कम से कम 60% और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 55% मार्क्स चाहिए ही चाहिए।
वहीं दूसरी तरफ बीपीएसएससी हवलदार इंस्ट्रक्टर के लिए शारीरिक योग्यता और निर्धारित आयु सीमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फॉर्म भरने से पहले एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लेनी चाहिए। चलिए अब कुछ बड़े नंबर्स की तरफ देखते हैं। यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड यूपीसीआईएसबी ने सीधे 2085 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। और अगर कोई मेडिकल फील्ड से जुड़ा है तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल एमपीईएसबी ने भी हॉस्पिटल असिस्टेंट के पूरे 1200 पदों के लिए पोर्टल खोल दिया है। ये स्टेट लेवल की इतनी बड़ी भर्तियां हैं जिन्हें बिल्कुल मिस नहीं किया जा सकता। इनके लिए क्या चाहिए? यूपी कोऑपरेटिव बैंक के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 से 40 के बीच होनी चाहिए। और हाँ, सिर्फ बैचलर डिग्री काफी नहीं है, डिजिटल लिटरेसी यानी ओ लेवल या सीसीसी कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना मस्ट है। वहीं एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए 18 से 40 की उम्र और साइंस से 12वीं के साथ संबंधित डिप्लोमा जरूरी है। मतलब स्किल्स और सर्टिफिकेशन यहाँ पूरी तरह से गेम चेंजर साबित होंगे। बैंकिंग और स्टेट जॉब्स के बाद अब रुख करते हैं सेंट्रल स्टाफिंग, हायर एजुकेशन और टीचिंग की ओर। यहाँ भी कुछ बहुत ही बढ़िया मौके इंतजार कर रहे हैं। एसएससी ने ग्रेड सी और डी स्टेनोग्राफर के लिए 731 वैकेंसी अनाउंस की हैं और इसके साथ ही हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर या जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ का सपना देखने वालों के लिए एनटीए ने यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2026 के ऑनलाइन फॉर्म भी जारी कर दिए हैं। अब मजेदार बात यह है कि एसएससी स्टेनोग्राफर में मैथ्स का कोई पेपर नहीं होता। अगर शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्पीड अच्छी है और उम्र 18 से 30 के बीच है तो ये एक परफेक्ट विकल्प है। दूसरी तरफ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए और जेआरएफ के लिए अधिकतम उम्र 30 साल तय की गई है। दोनों ही करियर पाथ बहुत ही सॉलिड हैं। टीचिंग की बात हो ही रही है तो इस बड़े अपडेट को कैसे भूल सकते हैं। बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के लिए एडमिशन पोर्टल खुल चुका है और पता है कितनी सीटें हैं? 35,000 से भी ज्यादा। जो भी लोग भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए ये सबसे पहला और जरूरी कदम है। इसके लिए एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल रखी गई है। ग्रेजुएशन में बस 50% मार्क्स होने चाहिए और इस 2 साल के बीएड कोर्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। देखा जाए तो शिक्षा क्षेत्र में एंट्री लेने का ये एक बहुत ही सुलभ और बेहतरीन रास्ता है। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात पर, यानी एप्लीकेशन फीस। क्योंकि अप्लाई करने से पहले फाइनेंशियल पहलू की जानकारी होना भी तो जरूरी है ना? इस टेबल में फीस का पूरा स्ट्रक्चर एकदम साफ दिख रहा है। एसएससी सबसे किफायती है, सिर्फ 100 रुपए, जबकि आरबीआई ग्रेड बी और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं के लिए फीस थोड़ी ज्यादा है। अच्छी बात यह है कि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए फीस में काफी छूट है या कई जगह तो इसे पूरी तरह से माफ भी कर दिया गया है। पैसे और योग्यताओं की बात तो हो गई, लेकिन अब आता है सबसे ट्रिकी पार्ट, फॉर्म भरना। इन ऑफिशियल पोर्टल्स को बिना किसी तकनीकी गड़बड़ी के नेविगेट करना आदि परीक्षा पास करने जैसा ही है। ये 4 सिंपल स्टेप्स लगभग हर पोर्टल पर लागू होते हैं। सबसे पहले OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, फिर सारी डिटेल्स ध्यान से भरनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और अंत में फीस पेमेंट करके उस रसीद का प्रिंट आउट अपने पास जरूर सेव कर लेना है। इस प्रोसेस में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर अक्सर गलतियां होती हैं, इसलिए ध्यान देना जरूरी है। जो भी फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए जाएंगे उनका साइज एकदम सटीक होना चाहिए। 100 KB से कम का सादे बैकग्राउंड वाला फोटो, और आजकल तो कई जगह लाइव फोटो कैप्चर अनिवार्य हो गया है। सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच ही होना चाहिए। गलत फाइल साइज का मतलब है फॉर्म का तुरंत रिजेक्ट हो जाना। सब कुछ समझ लिया, लेकिन अगर सही वक्त पर फॉर्म सबमिट ही नहीं किया तो क्या फायदा। इसलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, डेडलाइंस। कैलेंडर में इन तारीखों को तुरंत मार्क कर लेना चाहिए। 15 मई को यूपीएससी और एसएससी की लास्ट डेट है। 18 मई तक बिहार बीएड का फॉर्म भरना है। 20 मई को आरबीआई ग्रेड बी और बीपीएसएससी की डेडलाइन आ जाएगी और मई के अंत तक एमपीएससीबी और यूजीसी नेट के फॉर्म्स भी क्लोज हो जाएंगे। लास्ट मिनट सर्वर क्रैश का इंतजार करना बिल्कुल समझदारी नहीं है। फॉर्म भरने के बाद आराम करने का समय नहीं मिलने वाला है। एग्जाम्स बिल्कुल करीब हैं। बिहार बीएड 7 जून को है, यूजीसी नेट और आरबीआई ग्रेड बी जून के मध्य में शेड्यूल्ड हैं और जुलाई अगस्त तक एसएससी और एमपीएसबी के एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे।
मतलब तैयारी के लिए अब गियर बदलने का टाइम आ गया है। सबसे बड़ा कैच ये है कि होम गार्ड डिपार्टमेंट में इन 122 पदों के लिए सिर्फ 12वीं पास होना जरूरी है। एलिजिबिलिटी भी काफी क्लियर है। जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 18 से 37 साल है, जबकि महिलाओं और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए इसमें अच्छी खासी छूट दी गई है। बिहार सरकार में एक सिक्योर जॉब पाने का ये वाकई एक शानदार मौका है। इस टाइमलाइन को तो बिल्कुल नोट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और 1 जून इसकी आखिरी तारीख है। लिखित परीक्षा की डेट अभी आनी बाकी है, लेकिन 1 जून से पहले एप्लीकेशन सबमिट करना मस्ट है। और अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बीपीएसएससी ने इसे बेहद अफोर्डेबल रखा है। चाहे कोई भी कैटेगरी हो, जनरल, रिजर्व्ड या महिला उम्मीदवार, सभी के लिए आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपए है। चलिए अब चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां एमपीएसबी ने एक बड़ा हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट निकाला है। अब देखिए, ये सच में एक गेम चेंजर है। 1200 सरकारी पदों पर भर्ती हो रही है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। जी हाँ, सिर्फ हाई स्कूल। मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 40 से 55 साल तक जाती है, जो कि कैटेगरी पर डिपेंड करता है। हेल्थ केयर सेक्टर में एंट्री के लिए ये एक जबरदस्त अवसर है, लेकिन यहाँ थोड़ा एक्टिव रहना होगा। रजिस्ट्रेशन विंडो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए खुल रही है, 7 मई से 21 मई तक, और इसके तुरंत बाद 24 जून को ऑनलाइन एग्जाम भी है। तो यहाँ फुर्ती दिखाना बहुत जरूरी है। एमपीएसबी का फीस स्ट्रक्चर भी काफी क्लियर है। पोर्टल चार्ज मिलाकर जनरल कैटेगरी के लिए टोटल फीस 560 रुपए है और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यह 310 रुपए है। स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के बाद अब सीधे रुख करते हैं नेशनल लेवल एकेडमिक रिक्रूटमेंट का, एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ। इस बार यूजीसी नेट में कुछ बड़े अपडेट्स हैं। 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री तो एलिजिबिलिटी है ही, लेकिन अब 4 साल की बैचलर डिग्री वाले कैंडिडेट्स भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी को ऑफिशियली एक नए सब्जेक्ट के तौर पर शामिल कर लिया गया है। इससे रिसर्च के नए दरवाजे खुलेंगे। इसकी टाइमलाइन पर बिल्कुल फोकस रखिएगा। रजिस्ट्रेशंस अभी ओपन है, लेकिन 20 मई आखिरी डेट है और उसके बाद 22 से 30 जून के बीच देश भर में एग्जाम्स होंगे। यूजीसी नेट की फीस एक टियर्ड सिस्टम में है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1150 रुपए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपए और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए ये 325 रुपीज है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, एप्लीकेशन नेविगेशन। फॉर्म भरते वक्त होने वाली गलतियों से कैसे बचें। बिहार पुलिस की बात करें तो इसके पोर्टल पर बस इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट, फिर एसएमएस पर मिले क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करके बाकी की डिटेल्स भरना। इस सीक्वेंस को तोड़ने से टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त बहुत सावधान रहना है। बीपीएसएससी में एकदम वाइट बैकग्राउंड वाली फोटो चाहिए और सिग्नेचर वो 2 बार अपलोड करने होंगे, एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में। एक भी छोटी सी गलती से फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो सकता है। दूसरी तरफ एमपीएसबी का पोर्टल थोड़ा अलग काम करता है। यहाँ सबसे पहले आधार ई-केवाईसी के जरिए एक परमानेंट ईएसपी प्रोफाइल बनानी होती है। इसके बिना आप हॉस्पिटल असिस्टेंट या किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इस लाइन पर खास ध्यान दीजिए, एमपीएसबी के नियम बहुत सख्त हैं। यहाँ फोटो पर उम्मीदवार का नाम और डेट प्रिंट होना जरूरी है और साथ ही उनके ही फॉर्मेट में एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी देना होता है। बेहतर होगा कि इसके लिए किसी प्रोफेशनल कियोस्क या कैफे की मदद ली जाए। और आखिर में यूजीसी नेट ने भी अब सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी है। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब फॉर्म भरते वक्त लाइव फोटो कैप्चर करना मैंडेटरी है, यानी एप्लीकेशन भरते समय एक अच्छा वेबकैम या स्मार्टफोन साथ होना बिल्कुल जरूरी है। तो सिक्योरिटी, हेल्थ केयर और एजुकेशन तीनों ही सेक्टर्स में शानदार मौके हैं, लेकिन डेडलाइंस बहुत तेजी से खत्म हो रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपनी क्वालिफिकेशन और गोल्स के हिसाब से आप अपना फोकस कहाँ रखने वाले हैं। समय कम है, इसलिए आज ही डिसाइड करें और अपना फॉर्म सबमिट करें। बेहतरीन करियर के लिए ऑल द बेस्ट।